हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सेट थ्योरी के जो टॉपिक्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं उससे जुड़े हुए कुछ और सवाल को बनाएंगे सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर और स्ट्रांग हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग और सवाल को बनाते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है मेरा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ऑल्दो इस तरह के सवाल बनाने के लिए इनिशियली मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं और आप उस एग्जाम्पल से विजुअलाइज कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आप इसको खुद भी आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है। इसीलिए सेट को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि ये आपके रीजनिंग और लॉजिक को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करता है। बोला गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो बी के अंदर हैं। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं कि ए के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो बी के अंदर हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बी के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो ए के अंदर है, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब जो घर ए है, यहाँ पे मैं घर ही बना देता हूँ आपके लिए। ये रहा घर ए है, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बी के अंदर हैं, सारी के सारी बी के अंदर है। मतलब अगर मान लीजिए एक यहाँ पे टीवी है, फ्रिज है और ये वॉशिंग मशीन है, ये तीन चीज़ें हैं, और बी का एक घर है बड़ा, तो मैंने यहाँ लिखा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फिर से बोल रहा हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो कौन सा छोटा होगा, ए वाला सेट या बी वाला सेट? ए वाला सेट या तो छोटा होगा बी से या तो बी के बराबर होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बी से बड़ा हो जाए। आप लोगों ने स्पोर्ट में सुना होगा जूनियर, सब जूनियर। तो जूनियर के अंदर भी जो एक जूनियर सेक्शन होता है उसको हम लोग सब जूनियर कहते हैं। तो सब कहीं पे भी लग जाता है तो वो ऑलरेडी जो बड़ा चीज होता है उसके अंदर होता है, उसके अंदर होता है, अलग से एक छोटा चीज नहीं होगा। एक बड़ा चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर एक और छोटा चीज होता है। तो वो जो छोटा चीज होगा उसका मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है, जहां से वो निकला है उतना ही बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ए का जो सेट होगा वो बी के सेट से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ए का सेट बी के सेट से बड़ा होगा। तो मान लेते हैं इसमें टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे भी इसमें भी होगा, टीवी भी होगा, फ्रिज भी होगा, वॉशिंग मशीन भी होगा। इसमें और भी चीज़ें होंगी, इसमें बाइसाइकिल भी होगा, मतलब साइकिल भी होगा। इसमें हम मान लेते हैं कि और भी कुछ होगा, कैमरा भी होगा, और भी बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसका मतलब है। अब हम कह रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट ए और ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस ए इज अ पार्ट ऑफ हाउस बी। मतलब घर ए, जो एक घर है ए, उस घर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे बी वाले घर के भी मेंबर होंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है, इसका उल्टा नहीं बोला है कि बी वाले घर के जितने मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे ए के भी मेंबर होंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा है। तो अपनी मर्जी से कल्पनाओं के उड़ान को मत उड़ाइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये पार्ट जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि ये जो सबसेट की जो बात अभी मैं कर रहा था आपसे, इसमें आप बहुत ही कैटेगरिकली देख सकते हैं कि ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हम उल्टा भी अगर देख सकते हैं, उल्टा देखेंगे तो हम कहेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। आप ऐसा भी कह सकते हैं, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब सबसेट का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर एक्स एक कोई मेंबर है इस घर का, ए वाले घर का, तो गारंटी है कि वो बी वाले का भी मेंबर होगा। एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। सबसेट का यही मतलब होता है कि अगर वो ए का मेंबर है तो वो गारंटी है कि बी का भी मेंबर होगा ही होगा। बट रिवर्स, रिवर्स मतलब वाइसा वर्सा, जरूरी नहीं है कि सही होगा। और अगर वाइसा वर्सा भी सही हो गया तब तो हम कहेंगे कि दोनों सेट आपस में बराबर ही हैं। अब जैसे
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो साइकिल है, हम साइकिल को अगर इस घर के जो मेंबर है इसका अगर हम वाई नाम ले लें, तो हम कह सकते हैं कि वाई जो मेंबर है घर बी का, वो गारंटी है कि बिलोंग करेगा ए में। आप ऐसा कह सकते हैं। आप फिलहाल तो देख के कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है। अब आप तो नहीं जानते ना वाई आपने क्या लिया, हो सकता है आपने टीवी लिया हो तो वो तो सही में है, फ्रिज लिया वो भी है, ये डब्ल्यू वॉशिंग मशीन लिया वो भी है, लेकिन ये जो साइकिल लिया वो तो नहीं है, कैमरा लिया है वो तो नहीं है। तो वाई जो हम कह रहे हैं कि वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब वाई एक मेंबर है जो सेट घर बी के अंदर है। अब वो हम कह रहे हैं कि वो दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, कि वाई जो है ए को भी बिलोंग करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि रिवर्स जरूरी होगा ऐसा नहीं है। हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हर एक वाई जो बी के अंदर है वो ए के अंदर भी होगा, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये सी वाला पार्ट नहीं होगा। तभी आप देखेंगे कि जितने भी इस घर के जो भी तीनों मेंबर हैं, इनका नाम, इनमें से किसी भी एक का नाम अगर वाई है एट अ गिवन टाइम, तो ये सारे के सारे इस घर का मेंबर हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट आप समझ सकते हैं कि बराबर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो बोला ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब आप सोचिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ए और बी आपस में बराबर होगा। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि बी छोटा हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो कभी भी ए बी का सबसेट नहीं होगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो दोनों बराबर होगा, या फिर बी का सेट हमेशा ए के सेट से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो अगर ऐसा हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो कॉमन है वही होगा, है ना। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा निकलता है, बड़ा नहीं निकलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ ही दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए होगा, साफ दिख रहा है। लेकिन अब मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से लेके चलता हूँ। मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3, ये, और एक ए, ये हमारा घर ए है, और एक दूसरा घर है जो बहुत बड़ा है, उसमें लिखा हुआ है -7 से लेकर के -6 डॉट डॉट डॉट, फिर 0 भी है, फिर 1 भी है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, डॉट डॉट डॉट, फिर 8 तक है। चलिए ऐसा ले लिया, मतलब -7 से 8 तक के सारे इंटीजर्स हैं, और इस वाले इस घर के अंदर 1 2 3 है। एक और बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी कर्ली ब्रेसेस हो और उसके अंदर जब एलिमेंट लिखते हैं तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट होता है जो वहाँ दिख रहा होता है। आप बोलिएगा कि इसका क्या मतलब, ये तो होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इंटरवल सिखाया था, उसमें मैंने सिखाया था ऐसा कि 1, 2, अगर आप 1, 2 ऐसे लेते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि 1 और 2 के सारे नंबर डेसिमल वाले भी। तो ये फ़र्क है। लेकिन अगर आप ये ब्रेसेस में, अगर कर्ली ब्रेसेस में ऐसा लिखते हैं 1, 2, इसका मतलब होता है सिर्फ 1 और 2, इसके अलावा कोई बीच और बाहर वाहर का कोई खेला नहीं है, जो दिख रहा है बस वही है। तो ये अंतर याद रखिएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम देखेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, दैट इज करेक्ट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज करेक्ट। अब अगर हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो, आप खुद सोच के देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको करना हो तो क्या मिलेगा? जो छोटा सेट होता है वही मिलता है हमेशा इंटरसेक्शन, कॉमन कॉमन। तो ए 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 यहाँ पे भी, तो कॉमन क्या होगा? 1 2 3। लेकिन 1 2 3 तो एक सेट के अंदर ऑलरेडी है। 1 2 3 अगर इन दोनों का कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3, लेकिन 1 2 3 का ऑलरेडी एक घर है, तो हम कहेंगे कि 1 2 3 ही हमारा जो पूरा घर है, यही हमारा इंटरसेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, आसान भाषा में, एक अगर छोटा सेट हो और एक बहुत बड़ा सेट हो, लेकिन ये छोटा सेट उन्हीं बड़े सेट के अंदर से आया हुआ है। ठीक है, ये छोटा सेट अलग से नहीं आया है। जैसे एक छोटा सेट है हमारे पास ए बी, एक घर है जिसमें दो मेंबर है ए और बी, और एक घर है जिसमें 5 मेंबर है वो, लेकिन 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं ए बी वाला सेट छोटा सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ 2 है। और बी वाला सेट जो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए एक सेट है जिसमें कि हमारे पास 2 मेंबर है ए एंड बी, और बी एक दूसरा सेट है, ये वाला आप नोटिस कर लीजिए, ये सेट है हमारे पास बी। अब आप देखिए, अब इसमें अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तब ए नहीं आएगा, ना ही बी आएगा। इसमें इंटरसेक्शन फाई आएगा, फाई, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने आपको बोला कि ए अगर बी का सबसेट हो, या ए अगर बी के अंदर से आया हुआ, बी का ही एक कोई टुकड़ा हो,
तब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा छोटा सेट होगा, दैट इज ए होगा। लेकिन अगर ए और बी छोटा ही सेट है, ए इस केस में देखिए छोटा सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे एन ऑफ ए, यहाँ दो ही है। एन ऑफ ए को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। आसान भाषा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट ए, वो दो है। ये छोटा है काफी, और यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर है, 8 और मेरे ख्याल से 9 7 16 16 या के आसपास नंबर है यहाँ पे टोटल। तो देखिए नंबर इसमें बहुत ज्यादा, इसमें कम है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला इसके अंदर से नहीं आया। ठीक है, उम्मीद लगाता हूँ ये पार्ट आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, अगर ए सबसेट है बी का, इस केस में आप देख सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। अगर अगर ए बी के अंदर से ही निकला है, ए अगर सबसेट है बी का, ए को अगर बी से ही हमने काट करके साइड में लिख दिया है, और फिर ए और बी का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो जो बड़ा सेट है वो वाला होगा। तो बड़ा सेट कौन सा है यहाँ पे? बी। तो ए यूनियन बी जो है वो बी होगा। लेकिन क्या यही बात यहाँ पे लागू होगी ए और बी के केस में? ऐसे ही बात लागू होगी, लेकिन ये बात नहीं होगी। इस केस में ए और बी, क्योंकि ए बी का हिस्सा नहीं है या बी का टुकड़ा नहीं है, बी से निकाला गया नहीं है, तो हम ए तो बी का सबसेट तो नहीं है। तो क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ए पूरी तरह से अलग सेट है, बी पूरी तरह से अलग सेट है, लेकिन बी काफी बड़ा सेट है। अगर अब हालांकि बड़ा नहीं भी होता तो कोई मैटर नहीं करता था मेरे लिए, अगर ऐसे केस में मुझे ए यूनियन बी करना हो तो आप दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। आप ना ए कह सकते हैं, ए यूनियन बी अगर निकालना हो तो आप ए भी नहीं कह सकते और आप बी भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जोड़ करके लिख देंगे, पूरा का पूरा एलिमेंट लिख देंगे। ये इस सवाल का जवाब था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये सब सवाल मैंने इसलिए लिए, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं कि इससे आपको फंडामेंटल्स पूरा क्लियर हो जाए, यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, ये आपको एक आइडिया लगेगा। इसमें मैं सारे सवाल नहीं बनाऊंगा, एक या दो क्वेश्चन कर दूंगा। आई होप कि उसके बाद आप सारा का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ए एक सेट है। अब आप देखेंगे ए यूनियन बी अगर आपको निकालना हो, सो ए यूनियन बी अगर आपको निकालना हो तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 और बी में है 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? कभी भी सेट में हम सेम चीज रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए 4 और 5 यहाँ पे और 4 और 5 यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो ओवरलैप चीज होता है, एक के ऊपर जब दूसरा चीज ओवरलैप करेगा तो आपको ये जो ओवरलैप वाला जो पोर्शन होगा वो दो दो है। एक इस हाथ का भी इतना सा पोर्शन है जो ओवरलैप कर रहा है, और इस हाथ का भी इतना सा पोर्शन है जो ओवरलैप कर रहा है। तो वो दो बार नहीं लिखेंगे, वो कितनी बार लिखेंगे? एक बार। अब जहां से ये है ओवरलैप कर रहा है उसको हम क्या करेंगे? मोड़ देंगे और ऐसे कर देंगे। मतलब ये दो बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ओके, तो ए यूनियन बी होगा। इसी तरह से आप ए यूनियन बी यूनियन सी एंड सो ऑन कर सकते हैं। अब ये एक मैं नाइन्थ आपको कर देता हूँ, जो दिया हुआ है अब वो कर लीजिए। बोला गया ए इंटरसेक्शन बी करिए पहले। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारे पास 3 4, सॉरी ओनली 4 5 होगा। 4 5 और देख लेता हूँ और क्या कुछ है? 4 5 नहीं, और कुछ नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो लेट्स कैलकुलेट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या है? 7 8 7 8, ये हमारा कॉमन है, 7 8। अब बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमारे पास 4 5 है, बी इंटरसेक्शन सी जो कि हमारे पास 7 8 है। बोला गया इनमें और इनमें आप इतना कॉम्प्लिकेट करके मत देखिए, आप ऐसे देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी जब कर दिया तो एक नया घर बन गया। ये घर है हमारा। अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं तो घर टी दे दीजिए, आसान है आपके लिए। तो ये घर और ये घर, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, फिर क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। आप कुछ कॉमन है? नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे? फाई। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी दो सेट हो और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ऐसे दोनों सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास टी एक सेट है जिसमें ए कॉमा बी है और जे एक सेट है जिसमें 1 कॉमा 2 है,
अगर T इंटरसेक्शन J हमारे पास फाई आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा तो फाई, ऐसे में T एंड J को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मैं जा रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे पहले आपको सेट बनाना है। बोला गया A इक्वल्स टू, देखिए इसमें दो पार्ट है। सबसे पहला तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसके बाद ये तो गैदर करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक सेट बनाते हैं A, और बोला गया इस सेट में किसको लिखना है, नेचुरल नंबर को लिखना है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और जो जो आ रहा है उसको आप यहाँ लिखते जाइए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, अनकाउंटेबल होता है ये, ओके। p इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए तीन पार्ट्स है। सबसे पहला कि यहाँ पे किस टाइप का नंबर है, फिर वो नंबर जिस टाइप का है उसके बाद ये कंडीशन से वो नंबर कैसा दिखेगा कंडीशन लगाने के बाद, और जैसा दिखेगा या फिर जो नंबर आप कंडीशन लगाने के बाद इकट्ठा करते हैं उसके बाद उन नंबरों को आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो तीन पार्ट्स में है ये। तो नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके x बन रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इसका इवन नंबर है, आप समझ रहे होंगे। और उन इवन नंबर्स को हम लिख देते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो काउंट नहीं करते हैं, जो कि मैं एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से मैं शुरू से मेंशन कर रहा हूँ, जीरो को मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वन से ही स्टार्ट करेंगे, फिर तो जीरो को इवन नंबर आप नहीं मानेंगे, जबकि जीरो भी इवन नंबर के कैटेगरी में फॉल करता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया। उसके बाद सी एक सेट है, और ये है 2n-1, n एक नेचुरल नंबर है, तो n की जगह 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 -1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आप देख सकते हैं इवन ऑड नंबर है। मेरे पुराने किसी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो एनीवे, तो ये ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, आप ऐसा लिख सकते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, इवन नंबर और ऑड नंबर जो है पूरे नंबर सिस्टम में, स्पेशली नेचुरल नंबर के सिस्टम में, इवन नंबर और नॉन ऑड नंबर जो है वो उसमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये ना आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो ये कभी ऐसे टकराता नहीं है, ये एक्चुअली एक के अंदर दूसरा फिट होता है। जब फिट हो जाएगा तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट तैयार हो जाएगा। तो कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं होता, बिल्कुल फिट हो जाता है। अगर आपने कभी मशीन चलते हुए देखा होगा, तो एक मशीन होती है जिसको हिंदी में गरारी भी कहते हैं। मशीन को गरारी नहीं कहते, उसमें जो ऐसा रोल टाइप का होता है जो ऐसा ऐसा घूम रहा होता है वो गरारी होती है। तो उसमें दूसरी गरारी छोटी होती है जो आप फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, वो फंसती चली जाती है, ऐसे ऐसे करके घूमता चला जाता है ना, ऐसा। तो वही होता है इवन नंबर और ऑड नंबर का खेल। तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये बात तो बहुत ही क्लियर है। अब आते हैं डी। ओ, डी भी एक सेट है। डी में बोला गया है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर आपको पता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन डॉट 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 चलता रहेगा। अब उसके बाद बोला गया है इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो मैंने कहा है कि ए क्या है, नेचुरल नंबर है, बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो कौन सा सबसेट होगा किसका, बी जो है सबसेट होगा ए का, क्योंकि बी आप देख सकते हैं छोटा सेट है जो ए से ही आया है, ए के अंदर ही मतलब ए के अंदर 2 4 6 8 है, उसी से बी बना है। तो ऐसे केस में अगर एक सेट छोटा हो जो कि बड़े वाले सेट से ही आया हो, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटा वाला सेट होता है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो छोटा वाला सेट कौन सा है, बी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, कोई कहने की बात नहीं है। ओके, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर आप देखेंगे तो यहीं पे दिख जाएगा ए और सी, तो फिर से इंटरसेक्शन सी है, तो सी जो है वो छोटा सेट है, वो बी से ही उठ करके आया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन सी होगा। ए इंटरसेक्शन डी के केस में भी सिर्फ डी होगा, क्योंकि डी जो है वो ए का ही हिस्सा है, ए का ही सबसेट है, तो हम इसको डी लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन बचा हुआ आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात आप समझ गए।
डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में मैंने आपको वेन डायग्राम से और वैसे भी समझा दिया था पुरानी वीडियोस को अगर आप जाके देखेंगे तो। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं ए माइनस बी। तो ए में देखिए क्या लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ सेट को ना ए माइनस बी को एक और तरीके से भी लिखा जाता है एंड दैट इज ए स्लैश बी। ए स्लैश बी का मतलब है कि ए में से बी को हटा लिया जाए। मैं ये याद नहीं कर, स्लैश ऐसा रहता है या ऐसा रहता है, शायद यही स्लैश रहता है, ए स्लैश बी, या हो सकता है तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा रहता है, दो में से एक रहता है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है यही स्लैश यूज होता है डिफरेंस ऑफ सेट के लिए। तो दोनों में से कुछ भी रह सकता है, लेकिन फिलहाल आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी उसमें यही रहेगा, लेकिन ऐसा आप तैयार रहिए, आने वाले टाइम में आपको स्लैश ज़्यादा मिलेगा और ये कम मिलेगा। तो बोला गया है कि ए माइनस बी आपको हटाना है, तो आप इसके लिए ना लिख लिया करें तो अच्छा रहता है। ए एक सेट है तो उसमें लिख लीजिए 3, 6, 12, 15, 18 एंड 21, ये ए है। माइनस लिख लीजिए बी, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है, तो बोला गया कि ए माइनस बी आपको चाहिए। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है यहाँ पे, बार बार ऊपर चला जा रहा है। सो ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे है कि जो जो चीज ए, जो जो बी वाला चीज है लेकिन वो ए के अंदर है, तो उसको आप निकाल के फेंक देंगे। तो बी वाली कौन सी चीज है जो ए में है? 4, 8 दिख रहा है आपको क्या? इसमें नहीं दिख रहा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो बी की है और ए के अंदर दिख रहा है? कोई भी चीज कॉमन देखिए, 3, 6, 12, 15, 18, 21, 4, 8, 12, यस 12 है। देखिए बी वाला 12 है जो कि ए के अंदर दिख रहा है, तो आप निकाल के फेंकेंगे। 18, 21, 20 तक ही है तो आगे लिखने की जरूरत है। तो ए माइनस बी में क्या लिखा जाएगा ये देखिए, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे एंड 21 लिखेंगे। याद रखिएगा 4, 8, 16, 20 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप बी वाला हिस्सा निकाल रहे हैं, तो बी का छोटा सा भी हिस्सा जो ए में है उसको उठा के फेंक देंगे, तो आपने फेंक दिया 12। तो अब आप कह रहे हैं कि 16 और 20 भी लिखो, तो आप कह रहे हैं कि बी वाला हिस्सा भी उसमें लिख करके दिखाओ, तो वो सेंस नहीं बनता। इसलिए बी का कुछ भी नहीं, जो कॉमन आसान भाषा में जिनको रटना होता है उनके लिए 16 और 20 जो है वो बी का हिस्सा है, वो नहीं लिखेंगे। और बी का जो कॉमन है जो ए के अंदर दिख रहा है उसको भी हटा के फेंक देंगे, सिंपल। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो बी का हिस्सा है वो तो मैंने निकाल ही दिया, और बी का जो चीज है वो भी ऑफ कोर्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपको बी वाला सारा निकाल के फेंक। तो अगर आप यहाँ लिख देंगे 4, 8, 16, तो निकाल के क्या फेंका? वो तो आपने लिख ही दिया, सिर्फ कॉमन चीज हटाया है। अब हम दूसरा सवाल बनाते हैं। अब लिखा गया है डी माइनस ए, तो चलिए मैं डी लिख लेता हूँ और फिर ए लिख लेता हूँ। तो डी हमारे पास है, डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 5, 10, 15 एंड 20, ये हमारे पास डी हो गया। माइनस ए है हमारे पास 3, 6, 12, 15, 18 एंड 21, ये है। तो ये हमारे पास डी माइनस ए है। अब डी माइनस ए करेंगे तो डी में से ए को हटाएंगे, तो पहले आप देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो ए वाली है, ये ए है और ये डी है। ए की कौन कौन सी चीज है जो डी के अंदर है, आप पहले ये ढूंढिए। तो देखिए यहाँ 20 तक है, यहाँ देखिए 3, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 12, 15 दिख रहा है, यस 15 दिख रहा है, 15 हटा दीजिए, काट के हटा दीजिए। उसके बाद 18 नहीं है, 21 नहीं है, खत्म। अब डी माइनस ए में जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे 5, 10 एंड 20। 3, 6, 12, 18, 21 ये नहीं लिखेंगे आप। बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि आप डी से ए को हटा रहे हैं, तो अगर कोई ए का कॉमन चीज है उसको हटा देंगे। कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे 3, 6, 12 इसके अंदर नहीं दिख रहा है, तो उसको तो वैसे भी नहीं लिखना है, क्योंकि ए की चीज को हटानी है हमें डी से, हमें जोड़ना नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। अब मैं आ जाता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मैंने आपको पूरे लेक्चर में बताया था कॉम्प्लीमेंट के केस में कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट होने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। तो फिलहाल यहाँ यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया गया है। बोला ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर ये एक पूरा हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, जरूरी नहीं है वो, वैसे कोई भी पोर्शन हो सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें पूरा ना 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक सारा का सारा लिखा हुआ है, और ए है 1, 2, 3, 4, मतलब एक गोल है, इसमें लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, और इस पूरे रेक्टेंगल में 1, 2, 3, 4 तो है ही, साथ में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 भी है। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 वैसे तो गोल में लिखा हुआ है मैंने, लेकिन
चलिए मैं दोबारा इसको बनाता हूँ, मैं इस बार गोल नहीं बनाऊँ, थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे यूनिवर्सल सेट को याद रखिएगा, पूरा रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें मैं 1 से लेके 9 तक लिख देता हूँ, 1 2 3 5 6 9 7 4, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। अब इसमें बोला गया ए एक सेट है जो 1 2 3 4 है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 सेट बना, 1 2 3 हो गया, और 4 तो नहीं दिख रहा है, 4 यहाँ से घूम के ये रहा, तो यहाँ निकाल, ये रहा। अब जो आपने जिसको गार्ड किया है वो तो आपने देख लिया ना, किसको आपने घेरा है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किसको आपने घेरा, इसको आपने घेरा है, वो तो दिख रहा है साफ साफ कि किसको आपने बाउंड्री किया है। अब उसके अलावा जो बच गया, कौन सा बच गया आप देख पा रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज जो बच जाता है। सर्कल लगा करके दिखाने से थोड़ा अच्छा लगता है, बस यही वजह है। लेकिन मैं सर्कल लगाता तो आपके दिमाग में ये आता बहुत बच्चों के कि मतलब आपको तो पहले से पता था कि ऐसा करना है। अब मैंने कहा कि भाई अब तो मानोगे ना कि मुझे नहीं पता था, मैंने सिंपल जैसे तुम लिखते वैसे लिखते, तुम तो इनफैक्ट और बढ़िया से लिखते, 1 2 3 4 यहाँ लिखते। मैंने जानबूझ के 4 एकदम आड़ी तिरछी जगह लिया ताकि मैं दिखा सकूँ कि भाई आपको बस वो पार्ट हटा देना है और कुछ नहीं करना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जो यूनिवर्सल सेट मतलब 1 से 9 तक में से ए को हटा दो। ए क्या है, 1 2 3 4 है, तो इसको मैं काट देता हूँ, 2 3 4 हटा देंगे, इसको हटा देना है। तो इसको हटाने के बाद क्या बचेगा, 6 7 5 6 7 8 9, तो आप लिखेंगे 5 6 7 गिरा, ठीक है। अगर आपको बोले कि इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालो, एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे नहीं, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट होना ही चाहिए। तो मैं लीजिए इस बार दोबारा आपको यूनिवर्सल सेट बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 9 7 6 5 4 2, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, ये है, ठीक है, ये रहा। अब हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, कैसे लेंगे देखिए। अब हमें कॉम्प्लीमेंट किसका चाहिए, 5 6 7 8 9 का चाहिए, तो 5 6 7 8 9 निकाल लेते हैं, 5 6 7 8 और ये रहा 9, ये रहा। मतलब अब हमें नहीं चाहिए इसका एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट है, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब ये 5 6 7 8 9 है। अब आपको देखना है कि यूनिवर्सल सेट से इसको हटा देंगे। आप एक काम कर सकते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट को ना एक सेट का नाम एज्यूम कर लीजिए, टी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके ईजी हो जाएगा, आप समझ पाएंगे बहुत आराम से। एक्सक्यूज मी, टी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, मतलब आसान भाषा में 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्सल में से 5 6 7 8 9 हटा देंगे। तो हटा देंगे तो क्या बचेगा, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 बचा। अब मैं टी की जगह वापस ए कॉम्प्लीमेंट रख देता हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट रख दिया, उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर, तो क्या बचा देखिए, तो 1 2 3 4 बचा। और अगर मैं इसको दोबारा लिखने की कोशिश करूं तो यही हमारा ए था ना, देखिए ए हमारा सेट क्या था, 1 2 3 4, देख लीजिए आप, ए हमारे पास क्या था, 1 2 3। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि ए कॉम्प्लीमेंट का, ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ए। एक का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो बतानी जरूरी है। अगर आप सेट ए को यूनियन कर दें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आप खुद इमेजिन करिए तो क्या बनेगा, खुद सोचिए कि अगर आप एक सेट है हमारे पास ए, दैट इज 1 2 3 4, और उसका यूनियन कर देंगे आप ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला था ना, 5 6 7 8 9। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे 1 2 3 4 को और 5 6 7 8 9 को, तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। आप इमेजिन कीजिए कि ए एक सेट है जो यूनिवर्सल से निकाला जाता है। तो मान लेते हैं वो सेट है सेट ऑफ इवन नंबर, और यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर जो अभी पीछे भी था। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इवन नंबर को छोड़ के जो पूरा नेचुरल नंबर में बच गया वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इवन नंबर को छोड़ के नेचुरल नंबर में क्या बच जाएगा, सारा का सारा ऑड नंबर बच जाएगा, बच गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट।
अब अगर मैं फिर से ऑड का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मतलब ऑड का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब देखना है कि पूरे सेट में ऑड को छोड़ के क्या है, तो ऑड को छोड़ेंगे तो दोबारा इवन आ जाएगा। तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दोबारा ए आ गया। अब अगर मैं देखूं दोनों को जोड़ दूं मैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड को और ए को, ए जो कि इवन नंबर है, दोनों को अगर मैं वापस जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब ऐड करना नहीं है, जोड़ने का मतलब इकट्ठा करना है, दोनों के घर के मेंबर को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा घर बन जाएगा ना हमारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये ध्यान में रखिएगा कि ए प्लस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ध्यान में रखिए। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, एंड दिस इज वेरी फाइन एग्जाम्पल, और ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है या ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जिसका इस यूज़ हज़ारों जगह पे किया जाएगा, हज़ारों जगह पे। अभी से लेके आप जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे बहुत बार इसका इस्तेमाल होगा। ओके, अब मैं b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आई बिलीव कि अब आप कर सकते हैं। b में से c को हटा लीजिए, जो आ गया उसका आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार b माइनस सी कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। देखिए b में से c को हटा देंगे तो c का कौन सा चीज़ है जो b के अंदर है, देखिए 6 है b के अंदर, हटा दिया, और कुछ है 4 भी है, हटा दिया, और कुछ दिख रहा है, नहीं है। तो b माइनस सी अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, जो b के अंदर है वही लिखेंगे, c को तो भूल ही जाइए, c का चीज़ हटा के c को भूल जाइए। 2 और 8, 2,8, ये आ गया मेरा b माइनस। अब बोला गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट अब हम यूनिवर्सल से देखेंगे, बिना यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। तो 2 और 8 अगर हम पूरे यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, ये 2 और 8 अगर हम हटा दें तो क्या बच जाएगा, देख लीजिए 1 से लेके 9 तक सारा का सारा हमारा बचेगा। ओह सॉरी, की वजह से आपने 1 से लेके सारा 9 तक, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला क्वेश्चन। तो 1 से लेके 9 तक सारा, जिसमें 2 और 8 नहीं है, तो 3, 5, 6, 7 एंड 9, 4 भी है, यस 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं रहेगा और 9 रहेगा। तो छोड़ के जितने भी हैं सारे लिख दिए, ये आ गया b माइनस सी का होल। मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ है सेट का। इसका मैं अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा सीखने के लिए, इसका मैं प्रूविंग भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। ऑल्दो थ्योरम आपके सिलेबस का हिस्सा सिर्फ इस सेंस में है कि आपको याद रखना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ थ्योरम को मैं बकायदा प्रूव करके दिखाऊं, क्योंकि वो प्रूविंग जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्लास प्रूविंग है इसकी। और वो ईजिली अवेलेबल नहीं रहता है, और रहता भी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा के इसकी प्रूविंग कर दूं। ऑल्दो ये मैं इस वीडियो में ऑफ कोर्स नहीं रखूंगा, इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ सेट्स थ्योरम प्रूविंग का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें रखूंगा, ताकि जिनके लिए रिलेवेंट हो वो जो देखना चाहें आप देख सकते हैं, जिनको नहीं ज़रूरत हो उनको ज़बरदस्ती का मैं पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये क्या है, ये डिमॉर्गन्स, वैसे तो आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हैं, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी आप जानते हैं, ये आप वेरीफाई तो आप खुद ही कर लेंगे, ये मेरे करने के लिए नहीं है। लेकिन इसका जो प्रूविंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा ये यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, और ये इसका बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे, कि अगर ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन है, ये आप ध्यान रखेंगे। मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही वाला क्वेश्चन फिर से एक बार बना करके भी आपको दिखाऊं। अगर आप लोगों ने बना लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं बना होगा उनके लिए फिर मैं एक बार दोबारा सॉल्व कर दूंगा। और इसके आगे अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखे हैं। अब धीरे धीरे मैं इसके स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम की तरफ जाऊंगा, और पहले फार्मूला बेस्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और फिर इसी को वेन डायग्राम से भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो और इसके अलावा सेट्स में मेरे पास आपके लिए काफ़ी मटेरियल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो अलग अलग सोर्सेज से मैंने निकाले हैं, वो सारे सवाल मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, और लोगों को भी मौका दें सीखने के लिए। तो मेरा आप लोगों से कहना रहेगा कि आप शेयर ज़रूर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे, और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। आपको अच्छा लगता है
तो भी छोड़ें, नहीं अच्छा लगता है तो भी छोड़ें। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ और नेक्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर और आपको बढ़िया कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। समझाने के तरीके पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है वो सबका अपना-अपना होता है। मैं हमेशा इलैबोरेट करके समझाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। बहुत लोग हैं कि उसको फ़ास्ट तरीके से समझाना चाहते हैं, तो वो सबका अपना मेथोडोलॉजी है और सब बहुत अच्छा है। जिसको जो समझ में आ जाता है वही अच्छा है। तो उसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका मेरा अपना है और मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन हाँ, फिर भी आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।